नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन शुरू हो चुका और सावन में बरसात के अलावा आपको सड़कों पर एक और नज़ारा दिखता है देश के अलग अलग हिस्सों में। वो होता है भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर जाते हुए लोगों की एक लंबी कतारें। आप हाईवेज पर उनको आते जाते देखते हैं, कंधे पर कांवड़ है, कांवड़ में दोनों तरफ जल है जो गंगा जल वो लेकर आते हैं, हरिद्वार से या अलग अलग जगह से भरते हैं जहां उनकी मान्यताएं होती हैं, और फिर उसके बाद जिस मंदिर पर जाकर उनको चढ़ाना है वहां तक के लिए एक पैदल यात्रा। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग गौर करते हैं तो ये हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस समय पूरी तरह कांवड़ियों से भर चुका होता है। रास्ते भर में शिविर होते हैं, शिविरों में खाने से लेकर लेटने तक का इंतज़ाम होता है। इसके साथ साथ आपको प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखता है। पहला सोमवार है तो ये सब तरफ आपको कांवड़ियों की भोले भोले की नाद सुनाई देगी, भजन सुनाई देंगे। लेकिन एक और जैसे ही कांवड़ियों का सीज़न आता है, एक और सीज़न शुरू हो जाता है। ये होता है अदालत में जाकर बार बार हिंदू आस्थाओं का फैसला होना, क्योंकि ये पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि जो खाना है उसमें थूकते हुए लोग, रोटी में थूकते हुए ढाबे वाले, इसके अलावा जूस में मिलाकर देने वाले, या फिर वो तमाम ढाबे जिन पर हिंदू नाम लिखा होगा लेकिन उनको चलाने वाले मुस्लिम होंगे। ये लंबे समय से एक बहस का विषय रहा है। इसको लेकर बहुत सारे यहाँ कांवड़ियों के झगड़े भी होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो सामने दुकानदार है जिसने अपना नाम छिपाया हुआ है, जो अपने कर्मचारियों के नाम छिपाकर हिंदू बनाकर उनको दे रहा है, वो उनके यात्रा में जो उनके नियम कायदे कानून हैं उनको वो भंग कर रहा है। ऐसा, और चूंकि ये धारणा कब बनती है, ये धारणा तब बनती है जब आपको इस तरह के मामले कि वो रोटी में थूकते हैं, वो खाने में आपको थूकते हुए वीडियो जब वायरल होते हैं और जिसमें वो फिर अरेस्ट भी हुए। बहुत सारे मामले इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो ये अविश्वास लगातार बढ़ता है, खासतौर से जब आप चलाने वाले रिजवान अंसारी हो लेकिन ऊपर लिखा हो जय नंदी ढाबा। आपने अभी हाल में देखा एक पंडित ढाबे को लेकर फिर से दोबारा विवाद हुआ अभी कुछ दिन पहले। तो ये कांवड़ यात्रा के दौरान जो यात्री जाते हैं, वो जो भी कांवड़ के जिनको भोले और नंदी तमाम इन नामों से पुकारा जाता है, वो तमाम लोग उनके घर से जहाँ से वो जाते हैं, जिस दिन वो चलते हैं, तो कुछ वहाँ धार्मिक प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन होता है, यानी नियम कायदे कानून होते हैं जिनके मुताबिक वो जाते हैं। लेकिन हर बार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है कि सरकार ने जो दुकानदार हैं उनको असली नाम लिखने के लिए कह दिया, उस पे मालिक का नाम लिखने के लिए कहा। और पिछली बार भी आपने देखा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये साफ किया था कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। पिछली बार सरकार को उन्होंने साफ तौर, क्योंकि सरकार ने ये कोशिश की थी कि वो वहाँ जो दुकानदार हैं उन सबको बाकायदा वहाँ नाम लिखे और बताए कि उसके यहाँ कौन कौन लोग थे। इस सब के लिए उन्होंने कहा पिछली बार, लेकिन इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट आया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस पर कहा गया कि सरकार ऐसे किसी को वो कर नहीं सकती है। ये 22 जुलाई 2024 और 26 जुलाई 2024 को इस तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी। अब इसके बाद इस बार जैसे ही यात्रा शुरू हुई तो सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कांवड़ियों पर कई बार हमले होते हैं जब उनके इलाकों में। अभी भी एक कांवड़ को अपवित्र करने की बात आ चुकी, जिस तरह से वहाँ अरेस्ट हुई, उसने थूक दिया कांवड़ पर। बाद में वो दूसरे धर्म से निकलता है, फिर दूसरे ही धर्म के लोगों का और नाम बदलकर वहाँ ढाबे पर होने की घटना है। तो इन तमाम के बाद फिर इस बार सरकार ने QR कोड लागू करने के लिए कहा, यानी दुकानदारों को QR कोड लागू करने के लिए कहा कि वो कोड लागू करेंगे जिस पर दुकान वाले का नाम और उस सब का नाम और कहाँ वो शिकायत कर सकते हैं। इस तरह से मतलब नाम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके मुताबिक रहेगा, लेकिन ये जो QR कोड से कोई आदमी अपनी जानकारी ले सकता है। अब चूंकि ये
जैसे ही शुरू हुआ तो पूरा उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर पहुंचेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी भी तरह से अगर इस तरह की आस्था पर वो चोट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को लगता है, तो उनको लगता है कि इससे उनका जो एक समानता का सिद्धांत है उस पर चोट पहुंचती है। तो लिहाजा प्रोफेसर अपूर्वानंद है डीयू के और आकार पटेल, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिसमें कल सुनवाई होनी है। ये अभी जो पिछला हफ्ता गया है उसमें ये याचिका फाइल की गई थी कि कांवड़ यात्रा पर QR कोड लगाकर दुकानदारों की जानकारी उजागर न करने की सरकार की इस योजना है, और सरकार ने ये पहले से जो रोक लगी है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको दरकिनार करके मुसलमान जो दुकानदार हैं और अल्पसंख्यकों में डर पैदा किया जा रहा है, जो संविधान में निहित गोपनीयता, गौरव और समानता के अधिकार के खिलाफ है। ये याचिका उन्होंने इस पर, अब चूंकि कल उस पर सुनवाई होने की उम्मीद है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये निर्देश जो 2024 में जारी किया गया था उसमें कहा था कि जूस स्टॉल, इटरीज, ढाबा सब पर QR कोड चिपकाया जाए, जिस पर कि दुकानदार का नाम, लाइसेंस, पंजीकरण संख्या और पता जैसी चीजें मिलेंगी, और नकली दुकानों की पहचान होगी, स्वास्थ्य मानकों की निगरानी होगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सत्यापित खाना मिल पाएगा। लेकिन अब फिर इन अपूर्वानंद के बारे में आपको मालूम होगा कि ये वामपंथी हैं, तो वामपंथी होना कोई वो तो है नहीं, तो आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो JNU का वो प्रस्तावित जो याद होगा, जिसमें माफ़ कीजिएगा, जो JNU में जो एक पूरा आंदोलन हुआ था, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा गया उस वक्त, और काफ़ी उसने इस देश के समाज के अंदर बहुत बड़ी डिबेट शुरू की थी। तो उस वक्त अपूर्वानंद उन तमाम कोशिशों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जायज़ ठहराते हुए वहाँ मिल रहे थे। वो रोज़ सुबह जो वहाँ माफ़ कीजिए जो शाम को वहाँ लेक्चर होता था, उसमें अपूर्वानंद भी उन तमाम जो आंदोलनकारी छात्र थे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या जंग रहेगी आज़ादी तक, जो नारे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं टाइप नारों के साथ, और भारतीय सेना पर जिस तरह के जो आरोप लगाए गए थे, यानी उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, आप सोचिए वो कितने घृणित आरोप होंगे, और उन आरोपों को जनरलाइज किया गया था। ऐसा नहीं कि भाई एक आध आरोप हो, सजा हुई होगी और उन पर केस दर्ज हुआ, लेकिन इसको जनरलाइज करके वो कोशिश की थी। तो अपूर्वानंद हमेशा से उसका हिस्सा है, तो वो फिर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये जो है मुसलमान दुकानदारों को धमकाने का, अब कोर्ट इस पर क्या सुनती है ये तो कल दिखाई देगा, लेकिन फिर से वापस हिंदू आस्था का मामला वहीं पहुंच गया जहां से वो शुरू होता है। और क्योंकि ये बात कई बार आती है कि क्या हिंदुओं को ये अधिकार है या नहीं कि वो अपनी यात्रा को जब वो निकाल रहे हो तो उसमें कुछ नियम, कायदे, कानून मान सकते हैं। ये इसी तरह से है जैसे कुछ नियमों को अगर मुस्लिम समुदाय अपने अल्पसंख्यक होने के नाते मांगता है, तो क्या ये अधिकार बहुसंख्यक होने को मिल सकता है? क्योंकि मैं अभी आपको वो बताऊंगा कि उनके पास क्या क्या अधिकार होता है, उसका भी वायलेशन होता है। क्योंकि जो खाने वाला व्यक्ति है उसको रेस्टोरेंट के बारे में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के फैसले देता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे अवैधानिक फैसला होगा या हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ये ओवर रीच होती है कि इस समानता के नाम पर दूसरे लोगों को जो एक धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए कई सौ किलोमीटर पैदल चलते हैं, घर छोड़कर सड़कों पर रहते हैं, उन लोगों के अधिकार का वायलेशन साफ कई बार दिखता है, ऐसा बहुसंख्यक आबादी को लगता है। याचिका जो है वो मैंने आपको बताया कि याचिका में तर्क दिया गया कि ये जो है विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 19, 21 का उल्लंघन है। जब तक याचिका में कहा है कि जब तक यह अदालत प्रतिवादियों को इस अप्रत्यक्ष कार्यान्वयन को जारी रखने से रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी नहीं करती, तब तक अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों को अपूरणीय क्षति पहुंचने का गंभीर खतरा है। और याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सभी QR कोड आधारित पहचान संबंधित अनिवार्यता किसी भी अन्य व्यवस्था को तुरंत वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है। अगर आप ये लगातार देखते हैं कि क्या कहता है इस पे कानून, क्या कहता है, मैं इसको एक
बता देता हूं आपको कि कानून के अगर एफएसआई क्या कहता है, तो आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका क्या क्या राइट है। सुरक्षित भोजन का अधिकार है, यानी सेफ फूड आपको मिलना चाहिए जो स्वस्थ, साफ और सुरक्षित हो। अगर खाना दूषित, बाधित या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो आप शिकायत कर सकते हो। उस क्यूआर कोड में वो जानकारी है, कहाँ आपको शिकायत करना है, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। ये है कि वो क्या खा रहा है, खाना कैसे बना है, उसमें क्या शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये उसको जानकारी है। चुनने का अधिकार है और शिकायत करने का अधिकार है, और आप एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दिखाने की मांग कर सकते हैं। हर दुकान, ये जानकारी आपको दुकान में दिखनी चाहिए। दुकानदार क्या, किसी दुकान मालिक से आप पता या परिवार की मांग नहीं कर सकते जब तक कि वो व्यवसाय का रिश्ता ना उससे जुड़ रहा हो। मैं अब इसको बता सकते हैं कि आपको एफएसएसआई ये जानने का अधिकार है कि दुकान का मालिक कौन है, यदि आप उपभोक्ता हैं और आपने उस रेस्टोरेंट से कोई सेवा ली है। एफएसएसआई का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से हर दुकान को लेना होता है, और इस दुकान लाइसेंस में मालिक या संस्था का नाम होता है। ये दुकान में कहीं दिखाया जाना अनिवार्य है या आप मांग करके देख सकते हैं, और यदि दुकान वाला दिखाने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये जो सरकार है का वो फूड डिपार्टमेंट है, उसने इसी चीज को इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप देखते हैं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि इसको देखने की जरूरत है कि क्या वो जो तीर्थ यात्री हैं, जो कांवड़िए हैं, उनके अपने धार्मिक अधिकार हैं कि नहीं है, क्या वो अपने धार्मिक अधिकारों में ये मांग कर सकते हैं कि नहीं कि उनको, चूंकि वो इस यात्रा में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं तो उनके कुछ अधिकार हैं। और चूंकि सरकार का ये एक नियम भी है कि वो दुकानदारों के नाम उसके लाइसेंस पर जो नियत होता है वो वहां लगा सकती है। तो ये बार बार होता है, इसको लेकर मुझे लगता है फिर बड़ी दिलचस्प सुनवाई होगी कल, चूंकि सुनना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। लेकिन इस वक्त कांवड़ की सुरक्षा, कांवड़ को लेकर तमाम जगह पर है, और आप जो वहाँ इतनी ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा की गई है। आपको मालूम है पिछली बार जहाँ मेवात के उस हिस्से में जहाँ पांडवकालीन मंदिर 3 माने जाते हैं और जहाँ हजारों कांवड़िए यात्रा करने आते हैं, वहाँ बड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और ये बड़ी इस देश में बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है, उस देश के लिए भी है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की तो बात ही अलग है, कि जब ऐसी धार्मिक यात्रा हो तब इस तरह के सुरक्षा के इतने बड़े इंतजाम करने पड़ते हों। चूंकि अब उस यात्रा को खतरा किससे हो सकता है, ये भी सवाल है। कांवड़ियों के याद होगा आपको, कुछ साल पहले तक हम लोग जब ये कांवड़ी का समय आता था तो एक अलर्ट जरूर दिखाते थे, जो अक्सर एजेंसीज जारी करती हैं कि कांवड़ यात्रा पर कहीं खतरा हो सकता है आतंकी हमले का। ये उसका मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा खतरा तो इस सरकार के समय में कम हुआ है, क्योंकि जो इन आतंकियों का सरबराह था पाकिस्तान, उसको अभी सोचने में समय लग रहा है कि क्या उसका एक कदम उसके लिए और ज़्यादा घातक हो सकता है या नहीं। इस पर मुझे लगता है कि ये है। लेकिन एक और कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान था, चूँकि चुनाव आयोग के जो शक थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद अपने आप को इस बहुत सारे प्रेशर के बीच में रिलीज़ करने के लिए सलाह दी थी कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता कार्ड, इन सब को आप शामिल करें। मतलब एक सुझाव था चुनाव आयोग को। लेकिन ये जो बात चुनाव आयोग कहना चाह रहा था, या इस देश के लोगों को जिस तरह का डर था, वो साबित हो गई, वो साबित हो गई है। और वो साबित इस तरह से हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को 26 जुलाई में जब ये होगी अगली तारीख, उस समय मुझे लगता है कि इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो इशारा कर रहे हैं सबूत, वो ये बताते हैं कि बिहार में जिस वजह से ये इंटेंसिव सर्वे किया जा रहा है, सघन जांच की जा रही है मतदाताओं की पुनर्निरीक्षण की, मतदाता सूची की, उसमें जो डर था वो सच साबित हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट का वो जो सुझाव है, उसको मुझे लगता है कि चुनाव आयोग आराम से बता सकता है कि मिलॉर्ड, ये देखिए आपका सुझाव क्या कहता है और हमारा डर क्या था, जो सच साबित हो रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग ने बताया है कि जो इस समय बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के घुसपैठिए भी वोटर के तौर पर आ रहे हैं, उनके नाम हटाए जाएंगे। ये कहा गया, चूंकि लगातार इस समय हम देख
देख रहे हैं बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से इन घुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे। बिहार की मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई जानकारियां सामने आई। चौंकाने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि जो घर घर स्तर, जो बूथ स्तर के अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, उसमें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिकों की पहचान हुई है और इनमें से ज्यादातर के पास क्या है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड है। यानी ये जो दस्तावेज हैं, इनके संदेहास्पद होने की बात है, इनकी जांच की मांग की गई और यही बात इसीलिए चुनाव आयोग ने उन 11 दस्तावेजों में इनको नहीं रखा था। ये बात अब चूंकि ये बात हुई तो विपक्षियों को जरूर बोलना था। अब इस पर जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने पत्रकारिता की मौजूदा हालत पर जो व्यंग कसा है उसमें बहुत ही ज़्यादा शायद एक फ्रस्ट्रेशन भी है इस तरह का, क्योंकि उन्होंने कहा इस तरह के सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। ये चूंकि आपने देखा होगा हर कोई सूत्र की जानकारी है उस तरह से, चूंकि एक बहुत दिनों से ये तो हमेशा पत्रकारिता में भी एक मजाक का विषय था कि इनके सूत्र बड़े महीन हैं, कहाँ से आते हैं, सूत्रों के नाम पे कुछ भी हो जाता है। लेकिन एक राजनेता को इस तरह का बयान देते हुए, चूंकि ये जब आ रहे हैं, जब ये सूचनाएं आ रही हैं और उस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा चुका, तो ऐसा बयान मुझे लगता है कि ये बहुत ही थोड़ा सा भाषा का स्तर तो वो करता ही है कि इस पे क्या कहा जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का ये डर सच्चा हो रहा है कि ये जो लोग हैं ये किसके वोटर हैं और इनके जाने पे किसको नुकसान हो सकता है। ये प्रतिक्रियाओं से जारी हो रहा है, क्योंकि लगातार लंबे समय से यही तो आरोप है जिसके लिए ये जो पुनरीक्षण किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में ये सब वहाँ बांग्लादेशी, म्यांमारीज और नेपाली जो हैं और ख़ासतौर से इनमें अल्पसंख्यक के लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो ये दिक्कत है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि उनके नाम कटेंगे। क्योंकि कहा जा रहा कि यदि 1% भी कट जाते हैं तो आप 1% का मतलब लगा सकते हैं कितने लाख लोगों का वोटर्स बाहर हो जाएंगे। और अब आप इसको बंगाल के उस चुनाव की तरफ ले जाइए जिसमें बीजेपी को बहुत बड़ी हार उन्होंने बताया, जो लोग टीएमसी की जीत से आह्लादित थे। महज 50 लाख वोटर्स का अंतर था, जो दोनों के बीच में था 50-60 लाख का अंतर था। और ये 50-60 लाख अगर आप 7 करोड़ की जनसंख्या 8 करोड़ में जोड़ते हैं तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि ये कितना परसेंट होता है। यानी 1 से 2% लोगों के अगर आप वोट इस तरह के ढूंढ लेते हैं जो कि गलत हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं और जिनको वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, पूरे रिजल्ट्स बदल सकते हैं। और यही कारण है कि विपक्ष पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है कि इस वक्त ऐसे वोटर्स का दूर होना, चूंकि ऐसे वोटर किसको वोट देंगे, क्योंकि बांग्लादेशियों को बाहर करने का जो एनडीए का जो नारा है, मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम तो अभी तक नहीं हुआ है। 11 साल उनको सत्ता में रहते हुए हो गए और उससे पहले लगभग इतने सालों तक वो चिल्लाते रहे। 80 से वो लोग नारे लगा रहे हैं कि साहब बांग्लादेशी आ गए, उनको बाहर करो, सरकार करना नहीं चाहती। लेकिन वो कितनों को कर रहे हैं ये अभी दिख रहा है। उसके कारण चाहे जो भी हो, क्योंकि सरकार सत्ता में है, 11 साल किसी भी पार्टी के लिए बहुत होते हैं। तो उस पर मुझे लगता है इस नारे के बाद भी, हालांकि अब चुनाव आयोग पूरे देश में कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक राह खोल दी थी। सुप्रीम कोर्ट अपने आप एक राहत देने में तो कामयाब हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो उसका सुझाव है उसके उलट रिजल्ट आ रहे हैं। यानी उसका सुझाव जो था, ये बात हम लोग भी बार बार कह रहे हैं कि जो इस देश में फर्जी आधार कार्ड बनाने की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, इतनी आसान है उनके लिए, एक प्रिंटर होना है, एक उसमें कुछ वो डालना है, कुछ जानकारियां इकट्ठी करनी और उसके बाद बदलकर उनको तुरंत वो अवार्ड कर देना है। और उसके बाद चूंकि इस देश की जैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी संख्या है, उन पर लोड है और उनकी जिस तरह की
जो इस समय इंटीग्रिटी पर भी कई बार सवाल होते हैं, तो वो दिखता है कि वो आसानी से एक बड़ी तादाद यहाँ है, लगभग 2 करोड़ के करीब लोगों को अगर आप ये मानते हैं बांग्लादेशी अगर घुसे हुए हैं, तो वो इस तरह के राज्यों जो सीमांचल के जो उसके 4-5 जिले हैं बिहार के, उनमें ये तादाद कितनी हो सकती है, ये मतदाता सूची से इशारा हो सकता है। और चूंकि मैंने उसका तो बयान किया ही है, लेकिन सिब्बल साहब जो कि इसमें बड़ा ताकत के साथ जुटे हुए, उनका भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली रहा है। और नवीन चावला साहब कब आए थे और उनको क्या उनके लिए कहा गया था शाह कमीशन में, जब इमरजेंसी के लिए बात हुई थी, उस पर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी बात की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची का गहन जो है विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया संवैधानिक है, इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है बहुसंख्यक सरकारें सत्ता में बनी रहें। अब वो उनका क्या मतलब है ये तो वो बताएंगे, लेकिन जिसको बहुसंख्यक वोट मिलता है, मतलब संख्या में वोट मिलता है, वही सरकार बनाता है, ये तो सही बात है। लेकिन इसके जाने से वोट कैसे कम होगा, क्योंकि अगर कोई गलती हुई है तो कोर्ट खुले हुए हैं और आप वहां बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि किसी को लीगल तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट पर यह सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठा रहे हैं कपिल सिब्बल साहब कि आप जब अगली सुनवाई कर रहे हैं तो आप इस सबको अवैधानिक करार दे दें, नहीं तो आप पर सवाल उठा देंगे। अब ये जो है सिब्बल साहब ने कहा हर चुनाव आयुक्त इस सरकार के प्रति अपनी वफादारी में पिछले से आगे की तरफ निकल जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तो वो तो बात हो गई, उस पर तो उन्होंने साफ कह दिया कि हाँ नहीं है, ये निर्णय नहीं है, तो वो नहीं ले रहे हैं, वो तो अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है ये संशोधन 22 सालों के बाद हो रहा है, जिसका उद्देश्य अयोग्य मतदाताओं को बाहर निकालना है। अब सिब्बल ने कहा कि यह प्रक्रिया गरीबों, हाशियों पर रहने वालों और आदिवासियों के नाम हटाने का एक तरीका है। दरअसल इस देश में ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र होता है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे कोई ना कोई दिमाग काम करता है हमेशा, जिसको ये राजनेता तब उठाते हैं जब इनको फायदा हो, भले उसमें देश की टूटन दूर तक क्यों ना, उसमें वो बीज क्यों ना छुपे हो। जैसे 1919 का जो खिलाफत का मूवमेंट है, जिसको भी ये लगता है कि वो जो महात्मा गांधी की इतनी सारी समझदारियां थी कि वो मुस्लिम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे, ये भी एक बड़ा झूठ, वो खुद ही कंट्राडिक्शन होता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने बड़ी संख्या में आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन महात्मा गांधी उसको जोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को, आपको याद होगा कि उसके बाद उसमें मुस्लिम लोगों को जोड़ा और उसी आंदोलन में मुस्लिम कट्टरता को अपनी ताकत मिली और उसकी परिणति इस देश ने 2 हिस्सों में बंटकर, फिर अब वो 2 हिस्सों में से भी 2 हिस्से हुए, दूसरे हिस्से में से 2 हिस्से हुए, यानी 3 हिस्सों में इस महाद्वीप को होना पड़ा, जो सदियों से, जब से सनातन परंपरा चली है, वो एक राष्ट्र के तौर पर रहा। तो उस पूरी घटना में छिपे हुए थे बीज, कितने सालों बाद उसका फैसला हुआ। उसी तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि आदिवासियों को एक अलग एंटाइटी स्टैब्लिश करने की पूरी ताकत विपक्ष के नेताओं ने, चूंकि उनको वोट चाहिए, उनको वोट के लिए वो बहुत सारे इश्यूज पर मुकाबला नहीं हो सकता, तो लिहाजा एक डर, एक खौफ क्रिएट किए जाना है, जो कभी संविधान में बदलाव के नाम पर होता है, कभी हो सकता है रणनीति भी हो, लेकिन कई बार ऐसी रणनीतियां जिन पर कि आने वाले समय कुछ और बड़ी चीजें हो, क्योंकि ये जिस तरह का बदलाव दिख रहा है ना, आप धर्मांतरण पे आपने कभी इनका सुना होगा ना कभी, क्योंकि ये मान चुके हैं कि ये वहां बैठे हैं जहां देश के टुकड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश के एक रहने से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उससे वोट मिलने में कमी आ सकती है। आप ये सोचिए कि आदिवासियों को नाम हटाने का ये क्या तरीका, क्या ये माना जाए कि आदिवासी को पट्टा लिखवा रखा है कांग्रेस ने या दूसरे उसने। उन्होंने कहा है कि जिससे बहुसंख्यक पार्टी हमेशा जीतती रहेगी। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया, मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र का मुद्दा भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग ये स्पष्ट नहीं कर सका कि भाजपा के जीते हुए क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अचानक कैसे बढ़ी है, जबकि ये बहुत क्लियर, साफ हो चुका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चुनाव आयोग ने डिटेल से दिया और राहुल गांधी जाकर सीधे टेबल पर नहीं बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मुझे कई सारी चीजें, इस पर वो कोर्ट जा चुके हैं,
इसमें कोर्ट में ये फैसले हो चुके हैं, लेकिन जिस कोर्ट में जाके संविधान की दुहाई देते हैं कपिल सिब्बल, उसी कोर्ट के फैसले को नहीं मानते जब वो उनके मुताबिक नहीं होता। लिहाजा जो इस तरह के बयान हैं, जो चाहे वो तेजस्वी दें चाहे वो कपिल सिब्बल दें, वो अगली तारीख में सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने की कोशिश होती है। ये एक टैक्टिस होती है, इसको मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट समझता होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अभी मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत गौर से देखनी होंगी कि आखिर लगातार ऐसा मसला होता क्यों है कि जिसमें वो फैसला विपक्ष को लगता है उसके हक में आया, उसमें तारीफ होती है, और नहीं तो वो सारी संस्थाओं का मान मर्दन करने में जुट जाता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा जब अगली तक। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में यह प्रक्रिया शुरू कर दी। मैं अपने पहले वीडियो में यह पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह एक फेज वाइज घोषणा की है। तो यह भी देखना दिलचस्प होगा, चूंकि दूसरा मामला था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, कल सरकार ने, कल परसों मतलब होम मिनिस्ट्री ने अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा नोटिस वो भेजा है, पत्र जारी किया और इस पर तत्काल कदम उठाने को कहा गया। मैं आपको पहले ये खबर पे जाऊंगा, एक अपना वो बताता हूँ। मेरी पहली रिपोर्टिंग थी, मैं जब पहली बार टीवी में जा रहा था कैमरा लेके, तो शायद मैंने पहले बताया है, मैं उसको एक बार दोहरा सकता हूँ, जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन सकते हैं कि मैं लाल की जब उस पर अटैक हुआ था लाल किले पर 2022 दिसंबर को, उससे पहले मैं एक खबर 2-3 महीने पहले खबर करने गया। चूंकि बहुत सारे आपको पता है कि इस तरह की स्टोरी होती है, सॉफ्ट स्टोरीज पत्रकार करते हैं उस वक्त जब उनको जाने का मौका मिलता है। तो मुझे तिहाड़ में जाने का मौका मिला, 1999 की बात है ये। और उस समय जब मैं तिहाड़ के अंदर कैमरा लेके गया तो मैंने देखा कि वो चूंकि प्रोमोशनल स्टोरीज, मतलब एक पॉजिटिव साइड दिखाना होता है, वो हम लोग दिखा रहे थे जेल की। लेकिन मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग जो खेल रहे थे, क्रिकेट का मैच वो हो रहा था, वहां अलग अलग मैत्री मैच हो रहे थे। तो उसमें कैदियों में अलग अलग, कई के बहुत लंबी दाढ़ी और वो जो एक ट्रेडिशनल सा पहनावा जो हम लोग मानते हैं कि आतंकियों का जो जेल में जब जाते हैं वो पहन लेते हैं उसको, मतलब अलग से, वो उस समय तक ट्रायल चल रहा था। तो वो जो है, वो उसमें से जब बता रहा था, उसने बताया कि ये फला आतंकी है, ये फला वो है और ये फला हत्यारा है। तो मेरे जहन में सबसे पहला सवाल उठा, फिर मैंने वो खबर की, शूट कर लिया, और मैंने जब उस पर अधिकारी से मैं इंटरव्यू लिया, मैंने एक जो ये स्पेशल सेल, आपको मालूम होगा दिल्ली पुलिस की बड़ी शानदार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया इसने। इस पर बहुत सारे मतलब दाग भी लगते रहे, हम लोग भी सवाल खड़े करते रहे, लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं कि स्पेशल सेल इस देश की प्रीमियर एजेंसी रही शुरुआत में, जिसने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया, खासतौर से जब उन्होंने दिल्ली पर अपने टेंटाकल जमा दिए थे। तो मैंने अशोक चांद साहब डीसीपी हुआ करते थे, उनसे एक सवाल किया कि साहब अगर आप ये आतंकी और कॉमन जो कैदी है वो आपस में मिल रहे हैं, तो आतंकी तो जिहाद की मानसिकता से होता है और वो पूरी तरह से उसमें पगा हुआ होता है, उसको मालूम है कि जो वो कर रहा है, जो कत्ल गारत वो कर रहा है, वो उसकी जन्नत का रास्ता है। लिहाजा तो आप उन तरह के जो कॉमन कैदी हैं, वो जो सिर्फ पैसे के लिए अपराध करते रहे मजबूरी में, उनको वो क्यों नहीं वो कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरे प्रोग्राम होते रहते हैं, एक जनरल स्टोरी होगी। और अचानक तभी दिल्ली में लाल किले पर आतंकियों ने अटैक किया, लश्कर का वो अटैक था जिसमें 22 दिसंबर को अटैक हुआ, 25 दिसंबर को उसमें अबू शमल और एक और को बटला, वो उसमें जो इधर की तरफ जामिया के इलाके में एनकाउंटर में मारा गया था। बाद में उसमें आफ्ताब और कई सारे लोग पकड़े गए थे, वो केस चला, उसमें एक बागबान था दिल्ली का। तो उसमें यह पता चला कि वहां आतंकियों ने वहां लोकल की मदद ली थी, अंदर से भी, जेल के अंदर से भी इस तरह की जानकारी आई। तो मुझसे सीधे तौर पर उन्होंने कहा, डीसीपी ने, कि तुमको कैसे लगा था, चूंकि भाई हमारा तो अब रोज मिलने होने लगा था, मैं क्राइम कवर करता था। तो मैंने कहा कि ये तो आसानी से समझा जा सकता है, इसके लिए बहुत समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे आतंकी पैसों के लिए अपराध करने वाले लोगों का आतंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात मैं आज से 26-27 साल पहले बता रहा हूं, और आज मैं ये जब खबर पढ़ रहा हूं तो मुझे वो खबर याद आ गई अपनी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र जारी किया और तत्काल कदम उठाने के लिए कहा कि जेलों में लगातार बढ़ रहा कट्टरपंथ बना गंभीर चुनौती, स्क्रीनिंग होगी। अब ये क्या कारण है कि गृह मंत्रालय ने कहा जेलों में जो है सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो जिहादी कट्टरपंथ जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ये कैदियों की विभिन्न कदमों की सूची जारी की है, कैदियों की स्क्रीनिंग
समय समय पर जोखिम मूल्यांकन और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को अधिक निगरानी के साथ रखने के शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि जेलों में कट्टरपंथीकरण खतरनाक हो सकता है क्योंकि जेलें बंद स्थान हो सकती हैं जहां सामाजिक अलगाव, समूह गतिशीलता और निगरानी की कमी चरम दृष्टिकोणों को बढ़ावा दे सकती है और उनका कट्टरपंथी नैरेटिव की ओर झुक सकते हैं। कुछ मामलों में कट्टरपंथी कैदी हिंसा के कृत्यों में लिप्त हो सकते हैं या जेल के कर्मचारी या बाहरी यहाँ तक कि बाहरी लक्ष्यों के खिलाफ हमलों की योजना बना सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कट्टरपंथीकरण जेलों में वैश्विक संदर्भ पर एक बढ़ती हुई गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ये कई आपराधिक गतिविधियों का पूर्व संकेत होता है। जेलों में कट्टरपंथ के मुद्दे को सुलझाना जरूरी है ताकि इस पर वो लगाया जा सके। दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय से भारत ने बहुत सारे इस तरह के जिहादी नेटवर्क्स का खुलासा हुआ है। वैसे तो ये फ्री फॉर ऑल बन चुका था, यानी जिसका जो मन करे वो कुछ भी करे, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो यहाँ इस देश की एजेंसीज आप देख रहे हैं कि झिंगुर बाबा, यानी माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से उसको झिंगुर ही निकलता है तो वो छांगुर, तो छांगुर का जिस तरह का आप देख रहे हैं उसमें इन एजेंसीज की लापरवाही है साफ तौर पर। उनके खिलाफ 1, 2, 3 साल से कई जगह जगह के मामले थे लेकिन किसी एजेंसी ने उसको देखने की कोशिश नहीं की। ये बताता है या तो उन पर प्रेशर है या उनका, चूंकि इसमें मिल भी चुका है, एक सरकारी कर्मचारी की बीवी, यानी जो भी मामला जाता था वो अपने आप सुलटा लेता था और उसकी बीवी उसमें शामिल थी उसके साथ खरीदने में, तो वो इस तरह के मामले बहुत सामने आए। तो लिहाजा मुझे लगता है ये देर आयत दुरुस्त आयत वाला है, क्योंकि जिस तरह से इस तरह के बहुत सारे मामले आए, जेलों में अंदर पूछताछ हुई, जेलों में साजिशें रची गई, आतंकी हमलों की साजिशें रची गई, ये बहुत बार हुआ। और मेरा ये अभी भी मानना है कि आतंकवादियों के लिए सामान्य कैदी से अलग वैसे ही व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है होती भी होगी, बहुत सारों के लिए तो होती है जो बहुत हाई हार्डन्ड जिनको माना गया, लेकिन ये तमाम कैदी, इनमें से कोई भी, या चाहे वो धर्मांतरण में पकड़ा जाता है या फिर किसी आतंकी गतिविधि में, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कभी उछालने पे आपको धर्मांतरण वाला दिख जाएगा, कभी पलट के वही आदमी हार्डन्ड आतंकी बना हुआ होगा, क्योंकि उसी की ट्रेनिंग देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होता है। और धर्मांतरण से पहले लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, ये सारे जिहाद जितने नाम सुने, ये अलग अलग, आपको भले ही इनमें पागलपन दिखता हो, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी की तरफ ले जाने वाले शुरुआती कदम है। छांगुर का केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी पहल है, इस पर बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि एक मामला, कई सारे मामलों में आपने देखा होगा जब 2008 में बड़े तेजी के साथ इस देश में आईएम अटैक कर रहा था, बम विस्फोट हो रहे थे। मैं चूंकि उस समय मैं तो कवर ही कर रहा था सारे मामले, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं टेररिज्म बहुत पहले से 1999 से ही कवर कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट भी रहता है। तो मैंने देखा कि उसमें कई बार कैदियों से बाकायदा जाके पूछताछ होती है। मतलब इन आतंकियों से जो जेल में बंद है उनसे कई राज खुलते हैं, वो योजनाएं पहले बन चुकी होती हैं, जेल में मुलाकात हो चुकी होती है। तो इस पर तो बहुत ज़रूरी था नज़र रखना, मुझे लगता है एक बड़ी चीज़ है। और मैं फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें तो आप इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन पर कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको रीच में फ़ायदा मिलता है। और इसके साथ साथ मैं फिर कहूँगा, हालांकि हमने अभी उसको शुरू नहीं किया, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि हम ये एक नई उसके साथ अब क्राइम्स की और दूसरी कहानियाँ धीरेन्द्र पुंडी डायलॉग पर शुरू कर रहे हैं। वो कभी भी शुरू हो सकता है, इसीलिए आप उसको उस पर जाकर उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तो चूंकि उसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि हम उसको चला सकें, तो उस पर जल्द ही मैं लाइव और उसके साथ आऊँगा। और क्राइम की तमाम खबरें आपको वहाँ मिलेंगी जो मेरे पूरे कैरियर के दौरान, चाहे वो टेररिज्म की घटनाएं हो, जो नेशनल टेररिज्म पे होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जो अपराध की रोज़ाना घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब पर हम उस पर बात करेंगे। लिहाजा उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।